अ, खिड़की टॉक्स के इस पहले कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम हर ऑल्टरनेट डेज पर आपकी अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग जानकारों से मुलाकात कराएंगे और इस क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ए के अरुण। डॉक्टर ए के अरुण सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। दिल्ली के पश्चिम विहार में इनका क्लिनिक है और उसके अलावा डॉक्टर अरुण का सही परिचय ये है कि वह जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और हील्स नाम की एक संस्था के संस्थापक सदस्य भी हैं। अपनी संस्था के साथ ही डॉक्टर अरुण उन सारी कोशिशों में लगे रहते हैं कि आम जनता को कैसे साधारण कीमतों पर जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और इस सिलसिले में वे स्वास्थ्य के हर तरफ फैले बड़े बाजार के बड़े मुखर विरोधी भी हैं और इसकी राजनीति पर पढ़ते लिखते रहते हैं। तो डॉक्टर ए के अरुण, फॉर्मली मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे पहले शो में। शुक्रिया आपका। जी। मेरा पहला सवाल आपसे, चूंकि हम कोरोना संक्रमण और कोरोना की स्थिति पर ही बात करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, मेरा पहला सवाल आपसे कोरोना की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर है, जो मौजूदा हालात बन गए हैं उसको लेकर है। और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे अपडेट्स आए हैं जिनके बाद से कोरोना संक्रमण को लेकर के कई नई बातें सामने आई हैं। तो इस मौजूदा स्थिति के मोटे तौर पर मेरे हिसाब से दो पहलू हैं, आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं तो। एक तो उसका जो स्केल बढ़ रहा है इस वायरस के संक्रमण का, जो हम अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देख रहे हैं। और अगर भारत को एक केस स्टडी मान लें तो भारत में जैसा आज हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्य उसके अलग अलग तरह से तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब ने भी कुछ देर पहले ही पब्लिक गैदरिंग्स को बैन किया है और कल हम देख चुके हैं कि बेंगलुरु ने भी एक कंप्लीट लॉकडाउन किया है और अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आ रही हैं। एक स्केल को लेकर एक स्थिति पैदा हुई है जिससे लग रहा है कि एक मौजूदा समय में एक दूसरी लहर, एक बड़ी लहर का एक इशारा हमें मिल रहा है। और दूसरा जो इसका पहलू है इस मौजूदा स्थिति का, वो इस बात से जुड़ा हुआ है कि इस वायरस के व्यवहार में कई किस्म के बदलाव के संकेत हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर जो एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इस वायरस का जो रिस्ट्रिक्टेड टेस्ट हुआ करता था पहले, जिन सिम्टम्स के आधार पर इसका टेस्ट किया जा रहा था, वो उस सिम्टम्स का बेसिस यानी उस सिम्टम्स का आधार थोड़ा बढ़ रहा है। तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण की मौजूदा स्थिति किस दिशा में जा रही है और इसकी आने वाले वक्त में क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इस पर आपकी एक तात्कालिक प्रतिक्रिया से हम शुरुआत करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके खिड़की के सभी श्रोताओं, दर्शकों, सबको, खिड़की के व्यवस्थापकों को विशेष रूप से एक औपचारिक अभिवादन के बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जो स्थिति है वो सबके सामने है। आजकल तो सब कुछ फ्लैश होता रहता है। जो आंकड़ा है वो भी आपको मालूम होगा कि लगभग 8,78,000 से ज्यादा मामले हिंदुस्तान में हैं, जिसमें लगभग 23-24 हजार मौतें हो चुकी हैं। और हिंदुस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे कोरोना संक्रमित लोगों के देश में शामिल है। निश्चित रूप से ये बहुत हाल फिलहाल में हिंदुस्तान ने इतनी प्रगति की है, मैं प्रगति शब्द बोल रहा हूँ, कोरोना मरीजों के तादाद के हिसाब से। और उसमें हमारे अपने ही बहुत सारे अंतर्विरोध हैं जो इसके वजह बने हैं। और वो अंतर्विरोध कई तरह से है। उसमें कुछ सामाजिक रूप से भी आप देखें, उसका कुछ राजनीतिक रूप भी आप देखेंगे, और व्यक्तिगत रूप से तो हम हिंदुस्तान में बड़े आराम पसंद लोग हैं। हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक कि पानी सर से ऊपर नहीं बह रहा होता है। तो ये सारी कहानी जनवरी से शुरू होती है और जनवरी में लगभग वार्निंग मिल चुकी थी। आप सब जानते होंगे क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। पहला मामला जब केरल में आया था तो वार्निंग आ गई थी और उस समय तक ग्लोबल पैंडेमिक इसको डिक्लेयर किए जाने का एक तरह से किया जा चुका था। लेकिन उसके 10 दिन के बाद से ये पूरी तरह से ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर हुआ और लगभग सभी देशों को हिदायत दे दी गई थी। भारत को भी ये हिदायत थी, लेकिन भारत ने मार्च तक सब्र रखा, 2-3 महीने सब्र रखा। इस बीच में हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में विदेश से लोग आए, कोरोना के साथ आए, और कोरोना वायरस जिसको कि हम आज की तारीख में चर्चा कर रहे हैं और जिनका आपने नाम लिया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का, मुझे याद है कि उन्होंने उस समय भी चेतावनी दी थी
और मेरा भी एक लेख मार्च के अंतिम माफ कीजिएगा अप्रैल के पहले हफ्ते में छपा था। उसमें भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि ये जो शुरू की लापरवाही है वो भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के आएगी, और आज हम उसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ ही पूछ डाले थे कि वायरस बढ़ रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वायरस बदल नहीं रहा है, ये वायरस है भी रहस्यमय वायरस। अभी तक WHO, चाइना और US के बीच के जो कोल्ड वॉर हैं उसको भी आप देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे, सब ब्लेम गेम चल रहा है। लेकिन स्थिति ये है कि ये वायरस अपनी विचित्रताओं के साथ पूरी दुनिया में अपनी धमक और अपनी ताकत का एहसास करा चुका है। अब सवाल ये है कि आपके पास अगर वैक्सीन नहीं है, और मैं जो कार्यकर्ता होने के नाते, जन स्वास्थ्य पे काम करने के नाते जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इतनी जल्दी वैक्सीन आ भी नहीं पाएगा, मतलब मैं मुकम्मल वैक्सीन की बात कर रहा हूँ। वैक्सीन के नाम पे कुछ आ जाए तो मैं उसकी बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मुकम्मल वैक्सीन है, जो एक जिसको कि वैक्सीन कहा जाता है, उसको आने में बहुत वक्त लगेगा, और उस वैक्सीन तक हम कब तक पहुंचेंगे इस साल, अगर हम वो वैक्सीन हासिल कर पाए। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप तक आवाज आ रही है ना? जी जी। हाँ, ये कुछ बीच में इंटरप्ट हो रहा था। हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी। तो उस वैक्सीन का भी जो एक खेल है वो भी हम सब देख रहे हैं कि कुछ वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है, कुछ वैक्सीन की तारीख बता दी गई है, कुछ दवाइयां बीच में स्वदेशी के नाम पर आ भी गई थी, फिर उसको हटा भी लिया गया, फिर उसको एक सामान्य फ्लू की दवा के रूप में लाया गया। तो ये सारे खेल हैं, मैं इसको खेल समझ रहा हूं, और उस खेल में बाजार बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, और उस बाजार का, उसको मैं कहता हूं कि बाजार की बल्ले बल्ले और बाकी लोग थल्ले थल्ले, तो वो वही स्थिति है। इसलिए मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अब सबको ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि आप अपने लक और अपने तकदीर और अपने भविष्य के साथ खुद सावधान होइए, नहीं तो ये बीमारी बहुत ही घातक रूप में, कम से कम इस बीमारी का डर आपको जीने नहीं देगा। जी अभिनव। जी जी, मेरा अगला सवाल डॉक्टर अरुण आपसे ये है, चूंकि आप इन मामलों पर लगातार नजर रखे हुए हैं और एक जानकार और एक विशेषज्ञ होने के नाते अगर आप ये बता पाएं हमारे सुनने वालों को और देखने वालों को कि आखिर ऐसा वायरस संक्रमण से दुनिया पहले भी गुजरी है और उसके कई अनुभव हमारे पास हैं, जिस तरह का वायरस, इस वायरस ने आखिरकार क्यों इतनी अफरा तफरी फैलाई है पूरी दुनिया में और लगभग जैसे पस्त सा कर दिया है दुनिया के तमाम विकसित देशों को भी। और इस पर अगर आप एक एक्सपर्ट के नाते से एक स्क्रूटनी करके हमें बता पाएं कि पुराने जो अनुभव रहे हैं वायरस से निपटने के और उसके संक्रमण से निपटने के, और जो इस समय की स्थिति है इस वायरस को लेकर के, और उस रोशनी में बता पाएं कि आखिर ये वायरस इतना खतरनाक क्यों हो गया हम सबके लिए। देखिए, वायरस कोई भी वायरस खतरनाक नहीं होता और कोई भी वायरस सामान्य नहीं होता, सब वायरस होते हैं। मेरा एक बहुत पुराना लेख है जिसको मैं स्क्रॉल करके कुछ बीच बीच की चीजें आपको बता दूंगा, वायरसों की अनोखी दुनिया। और आप इसको ऐसे समझें कि ये दिखता नहीं है, इनकी एक अपनी दुनिया है, और वायरसेस के बारे में साफ कहा गया है कि ये वायरसेस तब तक रहेंगे जब तक मानव सभ्यता रहेगी। तो वायरस से हम बच नहीं सकते। वायरस को नोटोरियस बनाने का की जवाबदारी भी हमारी ही है। हम इंसानों ने ही वायरस को खतरनाक बनाया है, या हमने अपने आप को वायरस के साथ जो कॉम्पिटेंसी थी हमारी को एग्जिस्टेंस का, आप ये समझते होंगे, हमारे सभी दर्शक भी समझते होंगे जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जो नहीं भी हैं, कि वायरस किसी भी जीवित ऑब्जेक्ट चाहता है, बिना उसके वो सरवाइव नहीं कर सकता। वायरस अगर कहीं पड़ा है तो चुपचाप वो 100 साल भी रह सकता है सुसुप्तावस्था में, और जैसे ही उसको कोई जीवित ऑब्जेक्ट मिलता है वहां वो सक्रिय हो जाता है। अब उसके अलग अलग स्ट्रेन हैं, वायरसेस के अलग अलग उनकी अपनी दिनचर्या से जुड़े बहुत सारे पहलू हैं, कैसे म्यूटेट करता है, उसका कौन सा स्ट्रेन खतरनाक है, कौन से स्ट्रेन मनुष्यों के लिए, कौन सा स्ट्रेन जानवरों के लिए, तो इस तरह से उनके कैटेगराइजेशन उनके होते हैं। तो ये वायरस
चूंकि आजकल अब एक तरह से वॉर जोन में आप हैं, हम पूरी दुनिया वॉर जोन में है, और मुझे लगता है कि सबसे आसान वेपन के रूप में वायरसों का इस्तेमाल किया जाता है। वायरसेस पे बहुत तरह के काम चल रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस, जेनेटिक शिफ्ट को आर्टिफिशियली लैब में भी किया जा रहा है। ये सब बहुत एक कंट्रोवर्शियल मामला है जिस पर बहुत सहजता से बोलना ठीक भी नहीं है, और मैं तो सिर्फ इशारे से कह सकता हूं। इसलिए वायरसेस, और दूसरी चीज की एक नया वायरस है, नया वायरस इस सेंस में कि इसके पहले जो सार्स वायरस था उसी का ये एडवांस वर्जन है। और यह वायरस आमतौर पर, वायरस दो तीन तरह के होते हैं, आप एक समझ सकते हैं, ये बेसिकली एक किस्म का एक ऐसी जैविक संरचना है जो किसी भी जीव के डीएनए या आरएनए के साथ मिलकर ही अपने आप को म्यूटेट कराती है। ये आरएनए वायरस है, और इसीलिए इसकी संरचना थोड़ी जटिल है, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा लोगों के लिए और खास करके मीडिया ने, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसको इतना पैनिक के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। उसका असर भी आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया एक साथ लॉकडाउन हुई। उसके पीछे उसका बहुत बड़ा बाजार है, वो भी आपको दिख रहा होगा। 120 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहे हैं। काफी हद तक ये सारे वैक्सीन अपने अंतिम चरण में बताए जा रहे हैं। अरबों खरबों रुपए का कारोबार है इसके पीछे। शुरू में वैक्सीन का होगा, फिर बाद में दवा का होगा। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लोगों की जानकारी में जितनी बातें आनी चाहिए थी इस वायरस को लेकर, मीडिया के माध्यम से या सरकार के माध्यम से या विज्ञान के तमाम संस्थाओं के माध्यम से, वो आई नहीं है। सिर्फ एहतियात की कुछ बातें आई है। तो आपके पास सिर्फ इतनी जानकारी है कि आप इन उपायों से बच सकते हैं। ऐसा करने से आप इससे बचाव कर सकते हैं। ये वाला टीका लगाने से आपकी जान बच सकती है, या आप वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। आपके पास बस इतनी जानकारी है पब्लिक डोमेन में, और वही जानकारी थोड़ी सी बदल कर या उसमें कुछ नमक मिर्च लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा फैलाई भी जाती है। उनमें से बहुत सारी बातें सच, बहुत सारी बातें झूठ। तो ये एक मिस्ट्रियस वायरस, या उसका एक मिस्ट्रियस जो प्रचार है, उसकी वजह से ये वायरस थोड़ा खतरनाक दिख रहा है। अदरवाइज आप इसकी मॉर्बिडिटी देखिए, इसका जो इससे जो मरने वाले लोगों की तादाद है वो बहुत कम है। आप देखेंगे कि फिगर वेरी किया है। शुरू में कहा गया था 0.6% मॉर्बिडिटी है, फिर कहा गया 6% है, फिर कहा गया नहीं 3% है, फिर कहा गया नहीं 0.3% है। अब कहा जा रहा है कि 1% की मॉर्बिडिटी है, यानी 100 में एक व्यक्ति की जान जाती है। बाकी इसके साथ दूसरे पहलू भी हैं, जो कोमॉर्बिडिटी जिसको हम कहते हैं। कोमॉर्बिडिटी का मतलब होता है कि एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी का जुड़ जाना, और उसकी वजह से ये जानलेवा जो इसके पहलू हैं वो सामने आते हैं। और आपने देखा होगा कि एक उम्र दराज लोगों में, खास करके जो पहले से किसी गंभीर बीमारी के शिकार हैं, हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं या हृदय रोग से ग्रस्त हैं या कुछ भी और रोगों से ग्रस्त हैं, किडनी का रोग है उनको, तो वैसे मामले में उनकी डेथ हो रही है। अदरवाइज लोग बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वायरस की संरचना को समझकर, इस वायरस की सामान्य जानकारी को समझकर, अगर हम लोगों के बीच में एक जानकारी ठीक से फैला दें तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, और वायरस के प्रति जो लोगों के मन में दहशत है वो कम होगा। और जब दहशत कम होगा तो उससे जीवन बहुत सामान्य हो सकता है। जी अभिनव। अंतिम हिस्से में आप जो ये बात कह रहे थे कि अन्य जो लक्षण है, जैसे हृदय रोग है जिन लोगों को, या जिन लोगों को किडनी का रोग है, मैं जिस इंटरव्यू का जिक्र आपसे शुरुआत में कर रहा था उसमें बार बार ये बात सामने आ रही है और बार बार ये बात कही भी जा रही है कि हमें कोरोना को लेकर के एक बड़े हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है। अगर इस वायरस से हमें निपटना है तो हमें एक बड़े हॉलिस्टिक अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि जो इसके सिम्टम्स हैं उसका बेस या उसका आधार लगातार बढ़ रहा है। तो क्या इस बात की थोड़ी सी और व्याख्या करके बताएंगे? जी अभिनव, मैं आपसे एक विडंबना का पहले जिक्र कर दूं। आप देखिए कि कोमॉर्बिडिटी की वजह से ये वायरस ज्यादा खतरनाक रूप में, एक डरावने वायरस के रूप में दुनिया के सामने इसकी छवि बनी है। और उसमें कोमॉर्बिडिटी जिसको कि कहते हैं ना, एक बीमारी के साथ दूसरी, जिसको डिजीज डुओ कहते हैं,
उसकी वजह से इसकी इसकी जो इसकी मारक क्षमता है या इस बीमारी या इस वायरस का जो एक दहशत है वो उसकी वजह से है। अकेले इस वायरस में संक्रमण तो है, लेकिन इस वायरस से जान नहीं जा रही है। ये शुरू से, मतलब आप देखेंगे जब से वायरस के बारे में जानकारी आई है, वुहान से आई हो या WHO के माध्यम से आई हो, उसमें ये बात साफ कही जा रही है कि वायरस गले में थोड़ी सी खराश दे रहा है, वायरस हल्का बुखार दे रहा है, वायरस एक 10-15 दिन की एक कंप्लीट बेड रेस्ट मांग रहा है, लेकिन उसमें जान जाने की कोई बहुत बात नहीं थी। ये जो जाने जा रही हैं ये कोमॉर्बिडिटी से जा रही है। जो विडंबना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये कि कोमॉर्बिडिटी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण के नाम पर सारे अस्पतालों को कोविड वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पर हृदय रोग की अपने इलाज के लिए अगर जाता है तो उसको वापस भेज दिया जाता है। कोई मधुमेह का रोगी अपने फॉलोअप के लिए जाता है तो वो वापस चला आता है। किडनी के डायलिसिस वाले मरीज वो भी बेचारे परेशान हैं क्योंकि उनकी डायलिसिस नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका वार्ड कोरोना वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कोमॉर्बिडिटी वाले डिजीज में उसका जो दूसरा पक्ष है, उन सारे रोगों के विभाग को बंद कर देना, ये आपको कैसा लग रहा है? आप इससे अंदाजा लगाएं। और जाहिर है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो आदमी तो दहशत में जाएगा ही जाएगा, और उसकी जो पैनिकी है उसी को तो मार्केट भुनाता है। आप अगर डरेंगे नहीं तो आप फिर बाजार के चंगुल में फंसेंगे कैसे? जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कोमॉर्बिडिटी की, क्या जो यूरोपीय जिन देशों में कोरोना संक्रमण की वजह से मृत्यु दर बहुत ज्यादा रही है, यूरोप के देशों में, जिन देशों में भी हमने देखा है, हमने अमेरिका में देखा है और उससे पहले कई यूरोपीय देशों में देखा, उसके अलावा भी, क्या वहां भी कोरोना संक्रमण की वजह से मौतें कम और जो एग्जिस्टिंग जो रोग हैं जिनकी ओर आप इशारा करें उनकी वजह से ज्यादा हुई हैं? क्या इस संबंध में कोई एनालिसिस, कोई बात, कोई तथ्य है आपके पास कहने के लिए? हाँ अभिनव जी, ये सबके पास है। मैं इसमें कुछ नया नहीं कह रहा हूँ। ये शुरू से मीडिया में बातें आ रही हैं कि जहां भी डेथ ज्यादा हुई है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो ईरान का मामला हो, चाहे वो रोमानिया का मामला हो, ब्राजील का मामला हो, यूके में मैंने तो यूके के भी कई मरीजों को ऑनलाइन कंसल्ट करके उनको हिदायतें दी है और उनमें से काफी लोग ठीक भी हुए हैं। वहां ये दहशत हो गई थी कि लोग बीमार होने के बाद भी अस्पताल नहीं जा रहे थे। मैं यूके की बात बता रहा हूँ, लंदन की बात बता रहा हूँ। तो कोमॉर्बिडिटी तो शुरू से है। और जो डेथ रेट है, फ्रांस का आपको बताऊं, इटली का बताऊं, वहां पर जो कोमॉर्बिडिटी जो डेथ रेट है उसमें 99% तो नहीं कहूंगा, 90% कोमॉर्बिडिटी है। तो कोरोना को तो एक बदनामी मिल गई, लेकिन मौतें हुई हैं दूसरे रोगों से। इसमें कोई दो मत नहीं है और इसमें मुझे कुछ अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है। जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा था, हालांकि आपने काफी हद तक उसका जवाब दे दिया है। मेरा सवाल अगला यही था, जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि इस संक्रमण से निपटने के नाम पर, या इस संक्रमण से निपटने के नाम पर जो रणनीति या जो हैंडलिंग हमने जिस तरह से इसकी की है, उसे लेकर काफी स्तरों पर सवाल उठे हुए हैं। अगर हम भारत को ही एक संदर्भ बना लें, किस केस स्टडी के तौर पे ले लें, अब मैं बातचीत के दूसरे हिस्से में जा रहा हूं जहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मिस हैंडलिंग की वजह से कोरोना का संक्रमण जिस स्थिति में आज हमें उस स्थिति में पा रहे हैं। भारत में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया और जिस तरह से बगैर किसी मतलब एक औचक और एक सरप्राइज की तरह वो लॉकडाउन लगाया गया और लगभग बगैर किसी तैयारी के लगाया गया, जिसको कई विश्लेषकों ने कहा कि ये ग्रैंड मिसहैंडलिंग थी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या एक तो उस लॉकडाउन लगाने की रणनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर एक सरल सा हम गणित समझना चाहें कि क्या उसका हमें फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्योंकि दावे ये आज तक भी किए जा रहे हैं कि शुरुआती स्टेज पर बरती गई सतर्कता के चलते कोरोना संक्रमण की मौतों की मृत्यु दर भारत में कम है। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं रोज। तो एक रणनीतिक स्तर पर जो फेलियर्स रहे हैं या जो उसके इम्प्लीकेशंस रहे हैं, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, अगर भारत को संदर्भ माने तो? केवल देखिए, मैं पूरे भारत के संदर्भ में बात कहूंगा और मैं तो पिछले 6 वर्षों का अगर लेखा जोखा लूं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लोगों को एक आदत डाल दी गई है अचानक घोषणा करने की और उस घोषणा से उगते हालात को झेलने की।
ये लोगों में एक तरह की आदत डल गई है। आप अगर 3-4 साल पीछे जाएंगे तो नोटबंदी आपको याद होगा, जी वो भी जी जी। अचानक से घोषणा हुई थी। ऐसे ही जीएसटी की घोषणा भी बहुत अचानक से हुई। ये सरकार अचानक बहुत कुछ करती है और जी शायद सरकार को बड़ा थ्रिल मिलता होगा, उनको बहुत अच्छा लगता होगा ऐसा करने में। लेकिन जो जनता झेलती है, आप उससे बात करें। और नोटबंदी के समय भी जो जनता ने झेला है, करीब सैकड़ों मौतें दर्ज की है देश में। जी ऐसे ही जीएसटी की वजह से जो व्यापारियों ने झेला है। अचानक से सरकार के बहुत सारे निर्णय हैं जिसकी वजह से हमारे बॉर्डर की सेनाओं ने भी झेला है। बॉर्डर जी के सेनाओं का तो बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ कि वो तो चुनाव जिताने में भी काम आ जाता है, जी बॉर्डर जी के सेनाओं जी। का जो पूरा रोल है। ऐसे ही ये जो कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में जो अचानक से सरकार की लॉकडाउन की घोषणा हुई, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, और लगभग उसी दौर में बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जहां पर सरकार के परमिशन या परमिशन के नाम पर बड़े पैमाने पे लोगों ने उसको वायलेट भी किया है। हाँ, सुरक्षा बलों ने उनको रोका भी है, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई हमें तो सरकार का ये परमिशन है, होम मिनिस्ट्री से ये चिट्ठी है। बड़े पैमाने पे एक टूरिस्ट बस का काफिला देखा गया था वहां पे इंडिया गेट पे। पता चला कि जी बहुत दूर से सैर करके आ रहे हैं, काफी सारे लोग कहीं फंसे थे। ये सारी चीजों को आप अगर जोड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार की इस अचानक घोषणा की सबसे बड़ी कीमत इस देश के मजदूर वर्ग ने चुकाई है। अचानक घोषणा की सबसे बड़ी कीमत उन लोगों ने चुकाई है जो अपने गांव या शहर से बाहर निकलकर नौकरी करते हैं। हालात कैसे हो गए थे आप याद कीजिए, आज से 15 साल पहले जब सूरत में प्लेग फैला था, अचानक से पूरा का पूरा सूरत शहर खाली हो गया था। रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को अपने घर में रखने से मना कर दिया था। वो दहशत तो, और आपने उस समय अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि सूरत का वो प्लेग कजाकिस्तान से आयात किए गए, खरीदे गए तथा कथित प्लेग के वायरस से वो प्लेग फैला था। और उसकी वजह से एनआईसीडी जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज है, उसके जो डायरेक्टर थे उनकी डेथ भी हुई थी। और उनकी डेथ कैसे हुई थी, वो गए थे दिल्ली से सूरत उस बीमारी का अध्ययन करने, उसकी जांच करने गए थे कि ये प्लेग जो है ये कहीं आर्टिफिशियल प्लेग तो नहीं है। उस जांच के क्रम में वो संक्रमित हो गए थे। और जब वो वापस लौटे तो बसंत बिहार में, माफ कीजिएगा, बसंत कुंज में उनका जो घर है, वहां पर लोगों ने, उनके पड़ोसियों ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया, उनको घर में नहीं रहने दिया, पानी बिजली काट दी गई और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह देश किस तरह से इन सारे हालातों को झेलता है जनता के स्तर पर। और इस बार भी हमारे लॉकडाउन की वजह से मेरा मानना है, जो हमने आंकड़े पढ़े हैं, आईएलओ का आंकड़ा है, आईएलओ का साफ कहना है कि करीब 5 से 8 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे, और इनडायरेक्टली करीब 30 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, या जिनकी तनख्वाहें आधी हो गई हैं, या जिनके सामने ये संकट आ गया है कि वो आगे की जिंदगी कैसे चलाएंगे। एक और बात कह के मैं अपनी बात वो करूंगा, फिर आपके सवाल सुनूंगा। लॉकडाउन की जब जरूरत थी तब लॉकडाउन हुआ नहीं था। जब लॉकडाउन की कम जरूरत थी, उसको व्यवस्थित करने की जरूरत थी, तो वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन हुआ। और जब ये कम्युनिटी स्प्रेड में आया ये वायरस, तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। आप रेडियो पर ये पढ़ेंगे कि देश में अनलॉक शुरू हो चुका है, फिर भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इस समय केसेस बढ़ रहे हैं और हम अनलॉक में जी रहे हैं। सरकारों को फिर 1 दिन 2 दिन का लॉकडाउन करना पड़ रहा है। कई राज्यों में शनिवार रविवार को लॉकडाउन किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये लॉकडाउन स्प्रेड को रोकने के लिए है, तो एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसको बेमानी कहूंगा, ये बेकार का सोसोबाजी है। कम्युनिटी स्प्रेड में जब डिजीज चला जाता है तो उसके बाद आप एक नोशनल लॉकडाउन से उसको रोक नहीं सकते। आपके पास एक मॉडल जरूर अच्छा मॉडल है, वो दिल्ली का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल को मैं बधाई दूंगा कि इन लोगों ने रैपिड टेस्ट को लॉन्च किया, इन लोगों ने होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज दे दी, इन लोगों ने बड़े पैमाने पे टेस्ट को लॉन्च करके काफी हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन अभी मैं आश्वस्त नहीं हूं कि इस व्यवस्था से हम दिल्ली में ये जो स्प्रेड है उसको कितना रोक पाएंगे। स्प्रेड तो हो ही रहा है, लेकिन डेथ रेट कम हुआ है। तो चीजें तो काफी गड्डमड हो गई हैं।
और अब हम जहाँ हैं वहाँ पर बस जैसे तैसे अपने आप को संभालने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जब सरकार इस तरह के औचक निर्णय लेती है तो शायद उस सरकार के पास इसका कोई समाधान भी होगा। लेट्स वेट, इंतजार करना चाहिए। एक सवाल डॉक्टर अरुण पूछा जा रहा है हमारे सुनने वालों की तरफ से कि क्या कोरोना के मरीजों को ठीक होने के बाद भी मास्क लगाना जरूरी है? जी, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, ये जो मैं आपको 2 छोटी सी टिप्पणी इसमें करना चाहूँगा। मेरे पास एक केस आया है, रिकॉर्डेड केस है, मैं कोरोना के मरीज़ देख भी रहा हूँ। दिल्ली सरकार ने हम लोगों को अधिकृत भी किया है ऐसे मरीजों को देखने के लिए। मेरे पास एक केस आया, मई में उसको कोरोना हुआ, जून में वो अपने किसी मित्र के लिए प्लाज़्मा डोनेट करने गया, वहाँ फिर से वो कोरोना पॉज़िटिव पाया गया। तो ये रिलैप्स भी हुआ है। हमारे पास 2 केस हैं ऐसे। और जब हमने इसको शेयर किया अपने कुछ एम्स के अपने फ्रेंड्स डॉक्टर से, तो उन्होंने भी हैरानी व्यक्त की कि भाई ये तो बिल्कुल ही एक नया मामला है और इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी बहुत कुछ अनहोनी देखने को मिलेगा इस वायरस के सिलसिले में। तो लोगों को साफ तौर पर यह संदेश जाना चाहिए कि जब तक वायरस का संक्रमण है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब मान लीजिए कि मास्क आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। आपको बिना, आप जब भी भीड़ में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो आपको मास्क पहन के जाना चाहिए, क्योंकि जो एक सोच थी कि ये वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, वो चीजें अब खारिज हो रही हैं। वैज्ञानिकों के एक बहुत बड़े दल ने WHO को कहा है कि आप रिवाइज कीजिए अपनी एडवाइजरी, ये ड्रॉपलेट नहीं है, ये एयरबॉर्न भी है और ये वायरस हवा में है। तो लोग अगर सोच रहे हैं कि हम सैर कर रहे हैं और हमने मास्क नहीं लगाया है, तो इस गफलत में उनको नहीं रहना चाहिए। यह वायरस स्प्रेड हो रहा है, इसलिए मास्क लगाना एक अच्छी आदत है। और फिलहाल जब तक वायरस का संक्रमण है, वायरस के संक्रमण का डर है, तब तक मास्क लगाना तब भी जरूरी है जब वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। एक एक आखिरी सवाल जो आपसे पिछली बातचीत में, जो आपने आखिरी हिस्से में जो मिस हैंडलिंग को लेकर के आपने बात की, लॉकडाउन को लेकर के, और आपने कहा कि जिस तरह से अभी 1 या 2 दिन का लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है, वो अपने आप में कोई समाधान नहीं है, और वो जब कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति आ जाती है तो ऐसा है। तो आप मान रहे हैं क्या भारत में संख्या के हिसाब से, जिस संक्रमण की संख्या के हिसाब से, क्या भारत में कम्युनिटी स्प्रेड जैसी टेक्निकली स्थिति है, व्यवहारिक तौर पर स्थिति है, ये माना जा सकता है केसों की संख्या के हिसाब से? कम्युनिटी स्प्रेड को तो लगभग साइंटिफिक कम्युनिटी ने कंफर्म कर दिया है, कम्युनिटी स्प्रेड है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। हम लोगों ने भी लगभग मई के अंत में इस बात को महसूस किया था कि कम्युनिटी स्प्रेड है, क्योंकि जैसे ही आपको ये वायरस संक्रमण का स्रोत पता नहीं चलता, आप समझ लीजिए ये कम्युनिटी स्प्रेड है। अगर आपको स्रोत पता चलता, जैसे आपको मैं एक छोटा सा तरीका समझाता हूँ कि मान लीजिए प्राइमरी लेवल पर ए नाम का व्यक्ति संक्रमित हुआ, उसने बी को संक्रमण दिया, अगर वो अपने नोन किसी व्यक्ति को संक्रमण दे रहा है तो वो बी हुआ। हाँ, उसके रिश्तेदार जो है वो बी हैं, तो ए से बी को गया, ये आपको पता है, क्योंकि ए संक्रमित था, उसने बी को संक्रमण दिया। लेकिन उसके बीच में कोई सी नाम का व्यक्ति आया जो स्ट्रेंजर है, जिसको ना तो ए जानता है ना बी जानता है, और सी भी ए बी को नहीं जानता, उसने संक्रमण ले लिया और चुपचाप वहां से निकल गया, और उसके बाद उसने किसी को संक्रमित कर दिया। तो ये सी और डी जो हैं, ये कम्युनिटी स्प्रेड वाले लोग हैं, क्योंकि इनका पता नहीं है, आप इन तक पहुंच नहीं सकते। ए के माध्यम से बी तक पहुंच सकते हैं, बी के माध्यम से ए तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सी व्यक्ति आया उसका आपको पता नहीं है। तो इसलिए कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था, अभिनव जी, आप उस दौर को याद की, मुझे नहीं लगता कि विभाजन के समय भी इतनी लंबी यात्रा लोगों ने पैदल की होगी। पैदल यात्रा करते करते महिलाओं ने प्रसव पीड़ा को झेला है, ऐसा भी निश्चित रूप से हुआ होगा विभाजन के समय। लेकिन 1500 से 2000 किलोमीटर की यात्रा लोगों ने की, वो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं था तो क्या था? लोग जैसे तैसे जहां भी जा रहे थे, लोग एक जगह से निकलकर लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं। मुझे याद है कि हैदराबाद से लोग पैदल चलकर यूपी के गांव में पहुंचे हैं। मुझे याद है कि साउथ इंडिया के कई शहरों से, सूरत से चलकर
महिलाएं यूपी पहुंची हैं, बिहार पहुंचे हैं, ये लोग मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, ये सब चीजें, लोग मारे गए हैं बड़ी तादाद में, सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। अब सोचिए कि जो 10-10 दिन, 20-20 दिन, एक महीने तक यात्रा में है, उसको क्या होश हवास होगा, वो कहाँ सो रहा है, कहाँ जग रहा है। तो कम्युनिटी स्प्रेड तो इसको तो लगभग कोई भी जन स्वास्थ्य से जुड़ा वैज्ञानिक या कार्यकर्ता इसको इनकार नहीं करेगा। ये कम्युनिटी स्प्रेड है, हमें स्वीकार करना चाहिए। और देखिए, हमारे पब्लिक हेल्थ में एक बात बहुत साफ है कि अगर हमने समस्या का सही डायग्नोसिस नहीं किया, अगर हमने प्रॉब्लम को ठीक से समझा नहीं, तो हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो सच है उसको स्वीकार करना चाहिए, और उसके बाद अब हम लोगों को मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स है, जिसको मैं फिजिकल डिस्टेंसिंग कहता हूं, 5 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहना भीड़ भाड़ में, मुंह ढक के रखना और हाथ बराबर साबुन से धोते रहना, ये 3 नॉर्म्स हैं अभी तक, और इस 3 नॉर्म्स पर लगभग सारी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सहमत हैं। ये वायरस कोई बहुत खतरनाक वायरस नहीं है, इसको इतना पैनिकी रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एहतियात जरूर बरतना चाहिए। और हम अगर जनता के स्तर पर, क्योंकि देखिए वैक्सीन बना नहीं है, वैक्सीन कब बनेगा, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, हमें भी इंतजार है एक मुकम्मल वैक्सीन आए। लेकिन अगर वैक्सीन सिर्फ मुनाफे के लिए आ रहा है तो फिर मुझे तो उस पर ऐतराज है। अगर वैक्सीन एक व्यापक हित में आ रहा है तो सरकार को उसको अडॉप्ट करना चाहिए, सरकार खरीदे उस वैक्सीन को और जनता को मुफ्त में बांटे। सारी राज्य सरकारों को ये वैक्सीन मुफ्त में लगाने चाहिए, अगर आपको जनता की इतनी चिंता है तो। मुझे लगता है कि इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी फिलहाल जो हमारी स्थिति है वो यही है कि हम इन 3 एहतियात से इस वायरस से बचाव कर सकते हैं, और वही मुझे लगता है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने इस खिड़की के माध्यम से हम लोगों को फैलाना चाहिए कि लोग इन 3 एहतियात का पालन करें, और उसी से ज्यादा बेहतर बचाव हो सकता है। जी, कुछ सवाल और हैं, छोटे छोटे 1-2 सवाल जिस पर मैं आपके जवाब लेना चाहूंगा। एक हमारे सुनने वाले श्रोता पूछ रहे हैं कि क्या होम्योपैथी में कोरोना वायरस के प्रिवेंशन के लिए कुछ कारगर दवाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि आप होम्योपैथी के जानकार और विशेषज्ञ की हैसियत से। जी, होम्योपैथी में कुछ दवाइयां हैं, लेकिन अब वही सवाल है कि कई लोग इसके ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये दवाई कितनी प्रमाणिक है। देखिए, हम लोगों ने दिल्ली में सरकार से मांग की है कि होम्योपैथी की जो दवा है कैम्फोरा 1000 पोटेंसी की, उस दवा को हम लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पर, मैंने करीब 20 से 30 हजार सैंपल में इसका प्रयोग किया है और मुझे इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। ऐसे ही ईरान में इसका प्रयोग हुआ है, रोमानिया में इसका प्रयोग हुआ है, ब्राजील में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, इटली में हुआ है, और वो सारी स्टडीज अवेलेबल है। हम लोगों ने ये सारी स्टडीज आईसीएमआर को, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को दे दी है। हम लोगों ने मांग की है, और मुझे जानकारी मिली है कि शायद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस दवा के क्लस्टर क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दे दी है। हम लोग चाहते हैं कि इसका ट्रायल हो, साइंटिफिक ट्रायल हो, और तब वो फैक्ट्स दुनिया के सामने आए, क्योंकि होम्योपैथी में अलग अलग डॉक्टर के अपने अपने क्लेम हैं। मैं उन सारे क्लेम के साथ नहीं हूं, लेकिन जो अब तक 3 लाख सैंपल्स के साथ जो कैम्फोरा का अनुभव है वो बहुत अच्छा अनुभव है। और फिलहाल जब तक ये दवा प्रमाणिक रूप से सामने नहीं आती है, तब तक मैं लोगों को सलाह दूंगा कि कैम्फोरा 1000 नाम की दवा वो लें, और इस दवा की दिन में 3 खुराक लें, एक ड्रॉप, अगर वो ड्रॉप में ले रहे हैं, अगर वो गोलियों में बनी है तो 4 या 5 गोलियां लें, सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार लें, 3 दिन तक लें। और इससे काफी हद तक केसेस कंट्रोल हुए हैं, लगभग 90% तक केस कंट्रोल हुए हैं। अब ये कैसे हुए, क्यों हुए, ये सब स्टडी का मामला है जिसकी हम लोगों ने मांग की है, और हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में हम लोग क्लस्टर ट्रायल की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो ट्रायल 1-2 महीने में रिजल्ट के साथ आ जाएगा, तो फिर हम बहुत बुलंदी से कह सकते हैं कि ये दवा प्रमाणिक रूप से वैज्ञानिकता के धरातल पर खरी उतरी है, और इस दवा का पूरे देश में प्रचार हो। जी, और है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, वो सवाल ये है कि क्या कोरोना के लक्षण बड़ी मुश्किल से समझ में आते हैं? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये भी है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो केवल हमें नॉर्मल फीवर या बुखार आता है घरों में जो अक्सर आ जाता है हमें अलग अलग वजहों से, उसको मतलब कोरोना वायरस वो है या नहीं है, या हमें टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? जी, पहला सवाल एक बार फिर से दोहराएं, मैं दूसरे सवाल में भूल गया। पहला सवाल क्या था? लक्षण। मतलब मोटे तौर पर एक सवाल पूछा जा रहा है कि
क्या कोरोना के लक्षण बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं? मुश्किल से। ये जी 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 जी, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। और मैंने बताया आपको कि ये यूआरटीआई इन्फेक्शन होता है। कोरोना का वायरस सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में संक्रमण करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, आप कॉमन सेंस से अंदाजा लगा सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब गला और फेफड़े का ऊपरी भाग। यहाँ पर जो संक्रमण की वजह से दिक्कतें हो सकती है, वो सांस में तकलीफ हो सकती है, आपका ऑक्सीजन लेवल फॉल हो सकता है, आपको गले में खराश हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में WHO ने कंफर्म किया है कि मुंह के स्वाद का चला जाना, गंध का चला जाना, नाक से गंध नहीं मिलना, मुंह में स्वाद नहीं मिलना, ये कोरोना के लक्षण हैं। और ये बड़े कॉमनली देखे जा रहे हैं, हम लोग भी इसको महसूस कर रहे हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, बुखार, हल्का बुखार होता है, बना रहता है। कभी कभी कुछ लोगों के पूरे बदन में दर्द महसूस होता है, जॉइंट में पेन होता है। ये सब मिलाकर कोरोना के लक्षण हैं। लेकिन जब तक हम उसका टेस्ट नहीं करते, पीसीआर टेस्ट करते हैं या फिर रैपिड टेस्ट करते हैं, आजकल दिल्ली में तो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं जो 15-20 मिनट में उसका रिजल्ट्स दे देता है, ये लगभग कंफर्म करते हैं कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है या नहीं। लेकिन एक चिकित्सक के नाते मेरा सुझाव यह है कि जैसे ही आपके शरीर में बुखार बन रहा हो और 2-3 दिन से लगातार बुखार हो और आपको खराश हो गले में या फिर मुंह का स्वाद चला गया हो, अगर इतना भी लक्षण आपको दिखता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, परिवार के और लोगों से अपने आप को अलग किसी कमरे में कन्फाइन कर लें और बाकी के लोगों को भी कहें क्वारंटाइन में चले जाएं। और आप अगर एहतियात बरतेंगे तो अपने परिवार के दूसरे लोगों को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। और अगर ये परसिस्ट करता है, ये लक्षण अगर लंबे समय तक 2-3 दिनों से ज्यादा बुखार परसिस्ट करता है, तो आप किसी भी नियरेस्ट सेंटर में जाकर इसकी जांच करा लें। दिल्ली में तो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए उसके शुल्क भी नहीं लग रहे। दिल्ली सरकार ने फ्री में ये टेस्ट की व्यवस्था की है, आप वहां करा सकते हैं। अन्य राज्यों में भी शायद ये व्यवस्था होगी, नहीं होगी तो जो भी व्यवस्था है उसमें आप कंफर्म कर सकते हैं इस जांच को लेकर। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। हल्का बुखार, बदन में हल्का दर्द, गले में खराश या मुंह का स्वाद नहीं आना, ये जो लक्षण है ये कोरोना के लक्षण है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए क्लिनिकल टेस्ट बहुत जरूरी है। जी, और कोई सवाल? अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने और देखने वालों को ये बातचीत पसंद आई होगी। हमसे जुड़ने का शुक्रिया आपका। धन्यवाद।